हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका लर्निंग रीति में। मैं हूं प्रियंका और अभी तक हम पढ़ रहे थे अपना पहला चैप्टर जिसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर में हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो ये हमारा कौन सा वीडियो है? ये हमारा समरी वीडियो है, मतलब सारांश कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है उसको हम फटाफट रिवाइज करेंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा रिवीजन है, यहाँ पे हमारा रिवीजन होगा पूरे चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ की डेफिनेशन क्या है। तो पदार्थ वह वस्तु है जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उस वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं। तो जैसे कोई भी वस्तु जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। द्रव्यमान होता है मतलब जिनको तौला जा सकता है, स्थान घेरती है मतलब जिसका आयतन होता है कुछ। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये क्या है? ये पत्थर है। तो ये पत्थर क्या है? कुछ स्थान घेर रहा है, इसका मतलब ये कुछ आयतन ले रहा है, ठीक है। और इसको तौला जा सकता है तो मतलब इसका द्रव्यमान है। तो पत्थर क्या है आपका? एक पदार्थ है। लकड़ी की बात करें, लकड़ी भी आपका कहीं भी रखेंगे वो स्थान घेरेगा, मतलब उसका आयतन है और उसको तौला जा सकता है। तो मतलब लकड़ी भी क्या है? आपका पदार्थ है। वैसे ही आपका हेयर ड्रायर है, ये भी क्या है? आपका पदार्थ है। और एग्जाम्पल देखें अगर, तो क्या ये पदार्थ है? बिल्कुल पदार्थ है। अगर आप ऑयल को किसी शीशी में रखते हैं तो क्या होता है? उस शीशी की पूरी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करती है, मतलब कि ऑयल जो है वो स्थान घेरती है। सेम वही चीज़ अप्लाई होगा ऑयल के साथ, जूस के साथ और दूध के साथ। और द्रव्यमान, क्या हम ऑयल को तौल सकते हैं? बिल्कुल। अगर कोई भी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो उसका हम क्या पैमाना जो होता है वो हम लीटर में कहते हैं, जैसे 1 लीटर 2 लीटर। तो क्या है? दोनों गुणों को ये सेटिस्फाई कर रही है। द्रव्यमान भी होता है, स्थान भी गिरता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये आपके क्या है? पदार्थ हैं। तो ये आपके थे एग्जाम्पल पदार्थ के। फिर पुराने समय में क्या था कि पदार्थ के लिए लोगों की क्या अवधारणा थी कि जो पदार्थ है वो पंच तत्व से मिलके बना होता है। पंच तत्व क्या होते हैं? जैसे अग्नि, ठीक है। तो ये आपके पंच तत्व अग्नि, हवा, जल, पृथ्वी, आकाश। तो उनका कहना था कि कोई भी वस्तु जो है वो इन पंच तत्व से मिलके बना होता है। तो फिर साइंटिस्ट ने एक अवधारणा दी, एक बात कही कि जो पदार्थ है, पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। जैसे रेत की तरह छोटे छोटे कणों से पदार्थ मिलके बना होता है। कोई भी पदार्थ है, जैसे अगर लकड़ी का ही हम एग्जाम्पल लें तो उसमें बहुत छोटे छोटे कणों से वो मिलके बना होता है। फिर बात आई कि ये कण कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल लें कि पानी की एक बूंद, जो पानी की एक बूंद होती है 10 की पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ एक बूंद में। सोचिए, जो पानी की पूरी एक गिलास पानी में कितनी सारी बूंदें होती हैं। तो पानी की उस एक बूंद में 10 की पावर 21 कण होते हैं और वो कण इतने छोटे होते हैं कि अगर हम उच्च शक्ति के सूक्ष्मदर्शी से देखें तब भी हम उसको बिल्कुल उसका क्लियर हमें उसकी इमेज नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जो पदार्थ के भौतिक स्वरूप की बात कर रहे थे तो उसमें ये हुआ कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण बहुत छोटे होते हैं कि हम उसके छोटे पार्टिकल्स को बहुत उच्च शक्ति के सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। अभी नहीं देख सकते, हो सकता है इन फ्यूचर कुछ और उच्च शक्ति के सूक्ष्मदर्शी डेवलप हो जाएं जिससे कि हम उन छोटे छोटे कणों को देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने जल में, ये जल था, जल में हमने KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल ऐड किया, ठीक है। 1 क्रिस्टल हम ऐड कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट का और उसको ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। फिर हमने क्या किया, उसके कुछ पार्ट को लेके फिर से हम फ्रेश वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है। इसको फ्रेश वाटर में हमने इसको ऐड किया और ऐसे हमने 5 to 6 टाइम्स किया, ठीक है। ये प्रोसेस हमने 5 to 6 टाइम्स किया, फिर भी आपको क्या मिलेगा? लास्ट में जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो भी स्टिल अभी उसमें कलर होगा पोटेशियम परमैंगनेट का। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है ना कि जो आपने एक क्रिस्टल डाला उस एक क्रिस्टल में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। इसका मतलब क्या हुआ? पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ और वो पार्टिकल्स क्या हुए? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते गए और पूरे पानी में मिक्स हो गए, जिससे कि आप इतनी बार आपने ये प्रोसेस किया फिर भी आपका अभी भी सॉल्यूशन जो है वो कलर्ड मिल रहा है। मतलब बहुत छोटे छोटे कण थे और जिनको
उनके छोटे छोटे कणों को हम देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण की। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में पहला था कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो हमने अभी समझ लिया। दूसरा है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो उसके लिए अगर हम एक एग्जाम्पल लेके बात करें कि यहाँ पे जब हम पानी में जब हम ऐड करते हैं शुगर, ठीक है, पानी में जब हम शुगर ऐड करते हैं और अच्छे से उसको मिक्स कर देते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आपको सिर्फ पानी दिखता है, ऐसा लगता है कि उसमें शुगर नहीं है, लेकिन जब आप उसको पिएंगे तो क्या उसका टेस्ट आएगा। तो शुगर आपकी कहाँ गई? शुगर ने क्या किया, पानी के जो पार्टिकल्स थे, उन पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी, शुगर ने वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब कि पदार्थ के कण, जो एक कण था दूसरे कण ने उसके बीच के स्थान को ऑक्यूपाई कर लिया और वो पूरा का पूरा उसमें मिक्स हो गया। इसीलिए जब भी आप पानी में एक लिमिट में शुगर ऐड करते हैं तो आपको क्या होता है, जो उसका जल स्तर है वो भी आपको बढ़ा हुआ नहीं दिखता, जितना पहले पानी था उतना ही रहेगा और शुगर ऐड करने के बाद भी पानी उतना ही रहेगा, क्योंकि जो शुगर है वो पूरा का पूरा पानी में मिक्स हो जाता है। इसका मतलब कि पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान था जो कि शुगर ने ले लिया। ठीक है, फिर थर्ड है आपका कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो उसके लिए अगर हम बात करें, जैसे ही आप अगर इत्र की शीशी खोलते हैं तो आपको एक अच्छी सी स्मेल आती है। कैसे आती है? क्योंकि आपने उसको तो लगाया भी नहीं, लेकिन फिर भी खोला और आपके पास तक स्मेल पहुंच गई। कैसे पहुंचते? क्योंकि इत्र क्या है, आपका पदार्थ है और उसके अंदर जो छोटे छोटे कण थे वो क्या हुए, वायु में मिक्स होते हुए आपकी नाक तक पहुंच गए और क्या हुआ, आपको स्मेल मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के जो कण थे उनमें कुछ गतिशीलता थी, जिसकी वजह से वो गति करते हुए आपकी नाक तक पहुंच गए और वो उनकी स्मेल जो है वो फैल गई। इसीलिए अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि यहाँ पे देखिए एक ग्लास है और ये गतिशीलता हर पदार्थ में अलग अलग होती है। यहाँ पे हमने लिया पानी, ठीक है, एक में ऐड किया हमने लाल रंग और एक में ऐड किया हमने शहद। ओके, तो अब आप क्या देखें, और मिक्स बिल्कुल हम नहीं करेंगे। जब हमने इसमें ऐड किया लाल रंग और इसमें ऐड किया शहद, तो क्या होगा, ये पानी आपका कलरफुल हो जाएगा और ये शहद क्या होगा, हल्का सा मीठा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने लाल रंग ऐड किया उसमें कुछ गति थी उसके कणों में, तभी तो वो जाके पानी के कणों में मिक्स हो गया और वो पानी को कलरफुल बना दिया। वैसे ही शहद के भी जो पदार्थ, शहद जो पदार्थ है वो जब आपने उसको पानी में ऐड किया तो क्या हुआ, पानी आपका मीठा हो गया। क्यों? क्योंकि शहद के जो पदार्थ के कणों में क्या थी, कुछ गतिशीलता थी, तभी वो दूसरे पदार्थ के कणों में जाके मिक्स हो गए। और ये जो मिक्सिंग हुई इसको हम कहते हैं विशरण। जब पदार्थ स्वतः आपस में मिल जाते हैं उसको हम कहते हैं विशरण। तो ये समझ में आ गया कि कैसे कण निरंतर गतिशील थे, तभी वो आपके पानी में मिक्स हो गया। तभी जब आप जो अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती आप अगर जला के कमरे में कहीं रख देंगे तो उसकी स्मेल आपको मिलती रहती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी स्मेल के जो कण हैं वो क्या होते हैं, वायु के कणों के साथ मिक्स होते हुए गति करते हुए आपकी नाक तक पहुंच जाते हैं और आपको उसकी महक आने लगती है। और यहाँ पे ये जो कणों की जो गतिशीलता होती है, हर पदार्थ के कणों की अलग अलग होती है। ठीक है, लास्ट है कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो भी हमारे पदार्थ के कण हैं, उन पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है। जो उस बल को हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। और उस आकर्षण बल के कारण ही किसी पदार्थ का अस्तित्व होता है। और ये जो आकर्षण बल होता है, ये आकर्षण बल हर पदार्थ में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें जल में, पानी में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो अलग कार्य कर रहा है, कील में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो अलग कार्य कर रहा है, चौक में आकर्षण बल अलग कार्य कर रहा है, पेन में आकर्षण बल अलग कार्य कर रहा है। क्योंकि, और हम ये कैसे जानेंगे कि अगर मान लीजिए कील है, कील को अगर हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिस प्रेशर से, अगर उसी प्रेशर से हम चौक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो चौक एकदम चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन कील नहीं टूटेगा। तो क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि जो कील में, जो कील के कणों के बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो प्रबल कार्य कर रहा है, बल्कि जो चौक के कणों के बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो उससे कम कार्य कर रहा है। इसका मतलब कि कणों के बीच जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो अलग अलग कार्य करता है। और ये भी कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी आकर्षण बल के कारण उनका अस्तित्व होता है। ठीक है, तो ये आपको जो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण हैं ये सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। तो बेसिकली पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव, गैस,
प्लाज्मा, पांचवी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है ठोस, द्रव और गैस पढ़ना है, ये तीनों आपको पढ़ना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ठोस पदार्थ। तो ठोस पदार्थ की बात करें तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका करें निश्चित आकार और आयतन होता है। और ये निश्चित आकार और आयतन क्यों होता है? क्योंकि जैसे देखिए ठोस पदार्थ होता है ना, वो क्या होगा, हमेशा एज इट इज, जैसा आपको दिख रहा है ये पेन ऐसे, तो ये हमेशा ऐसी ही पेन दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसके अणु जो हैं वो क्या है, वो एक निश्चित क्रम में और बहुत पास पास स्थित है। निश्चित क्रम में स्थित है तो इसीलिए वो कहेंगे निश्चित क्रम में। मतलब अगर जैसे ये मान लीजिए ठोस पदार्थ है तो जो भी इसके अणु होंगे वो एक क्रम में व्यवस्थित होंगे। इसका मतलब क्या है, वो एक निश्चित क्रम में होंगे और इसीलिए उनका जो आकार है वो निश्चित होता है। पास पास स्थित होते हैं, एकदम वो पास पास होते हैं, उनको मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं होती है, तो इसीलिए उनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। इसीलिए अगर मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, उस पर हम अगर बल अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा, या तो टूट जाएगा, थोड़ा बहुत पिचकेगा, लेकिन उसका जो भी शेप है, जो आयतन है, वो नहीं बदलेगा। इसीलिए जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका एक निश्चित आकार और आयतन होता है। घनत्व की बात करें तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका घनत्व जो है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं वो अत्यधिक निकट होते हैं, उनके कणों के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता है। इसीलिए जो उनका घनत्व होता है बहुत अधिक होता है, वो हमेशा कठोर तथा दृढ़ दिखते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके कण बहुत पास पास होते हैं, तो अगर हम एकदम उनके कण पास पास है तो उनको हम दबाएंगे, उन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो क्या वो दबेगा? नहीं, बहुत कम दब पाएगा। कुछ ठोस पदार्थ थोड़े बहुत ही दब पाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दबेगा। इसीलिए जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको हम कम दबा सकते हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता है। फिर अगर हम तापमान की बात करें तो जो ठोस पदार्थ हैं, ठोस पदार्थों को पे अगर हम तापमान दें, मतलब अगर उनका तापमान हम बढ़ाएंगे तो फैलते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें बर्फ क्या है, आपका ठोस पदार्थ है, तो उसको हम अगर तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो पिघलता है, मतलब फैलता है ना। तो इसका मतलब जब ठोस पदार्थों को हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो फैलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें आकर्षण बल की, कि ठोस पदार्थों में आकर्षण बल कैसा होता है। तो जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, हमने अभी तक बात किया कि हर एक जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें बल कार्य करता है, जिसको हम आकर्षण बल कहते हैं। तो जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उनमें जो अंतराण्विक स्थान होता है वो बहुत कम होता है। जब कोई ठोस पदार्थ है उसमें जो अंतराण्विक स्थान है वो बहुत जब कम होगा तो क्या होगा, जब अंतराण्विक स्थान कम होगा तो उनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करेगा वो ज़्यादा कार्य करेगा। जब आकर्षण बल ज़्यादा कार्य करेगा तो मतलब कि जो उनके कण हैं वो एक दूसरे से बंधे रहेंगे और वो एक ठोस के फॉर्म में कठोर तथा दृढ़ दिखेंगे। इसीलिए जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें आकर्षण बल ज़्यादा कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं समाकृतिकता की। तो हम तब से बात करें कि जो भी ठोस पदार्थ है उनका आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, इसीलिए वो हमेशा कठोर तथा दृढ़ दिखते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो मतलब कि उनकी एक आकृति है, उनका एक अपना शेप है, वो जिस शेप में है वो उसी शेप में बने रहेंगे। तो मतलब अगर कोई भी ठोस पदार्थ है जिसकी एक निश्चित ज्यामिति आकृति है, अगर मान लीजिए एक लकड़ी का गुटका है तो वो गुटका हमेशा उसी शेप में रहेगा, चाहे वो सर्किल हुआ चाहे वो स्क्वायर फॉर्म में हुआ, तो वो उसी शेप में बना रहेगा। वैसे ही इस पेन की बात करें तो ये हमेशा पेन इसी तरीके से बनी रहेगी। माउस की बात करें तो ये माउस की एक निश्चित ज्यामिति आकृति है कि वो ऐसा ही दिखेगा। तो जब भी कोई पदार्थ जिसकी एक निश्चित ज्यामिति आकृति होती है उसको हम कहते हैं समाकृतिक। ठीक है, और उनके इस गुण को समाकृतिकता कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जिनकी निश्चित ज्यामिति आकृति। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी निश्चित ज्यामिति आकृति नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें रबर बैंड की, तो रबर बैंड आपका क्या है, एक ठोस पदार्थ है, लेकिन जब हम उसको खींचते हैं तो क्या होती है, उसकी जो एक निश्चित जो आकृति थी वो क्या हुई, बदल गई। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। फिर हम बात करें रिक्त स्थान की, तो जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में बहुत ही कम रिक्त स्थान होता है, इसीलिए उनका जो अंतराण्विक स्थान होता है, वो जो रिक्त स्थान होता है कम होता है, इसीलिए आकर्षण बल ज्यादा कार्य करता है। फिर अगर विभाजनशीलता की बात करें तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है।
ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए लकड़ी का गुटका है तो यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, लेकिन फिर वापस उसको जोड़ा नहीं जा सकता। तो ये ओवरऑल हमने ठोस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द्रव के बारे में। तो द्रव की बात करें तो द्रव में अगर हम बात कर रहे हैं आकार और आयतन की, सबसे पहले आकार और आयतन की बात करते हैं कि द्रव पदार्थों का आकार। तो द्रव पदार्थों का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एक बर्तन है, उस बर्तन में अगर आप द्रव को डालेंगे तो वो क्या होगा, उस पूरे बर्तन का ही वो स्पेस ले लेगा। तो इसका मतलब क्या है, फिर अगर आपने किसी दूसरे स्टाइल के बर्तन, दूसरे शेप के बर्तन में डाला तो वो उस बर्तन का शेप ले लेगा। इसीलिए जो उसका आकार होता है वो अनिश्चित होता है। फिर अगर आयतन की बात करें, आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। अगर हमने 100 ml वाटर लिया है, अब वो 100 ml वाटर हम किसी भी बर्तन में डालें तो वो उस बर्तन के 100 ml मार्क तक ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस पूरे बर्तन में ही फैल जाएगा। अगर यहाँ पे उसका 100 ml मार्क है तो यहीं तक आएगा, अगर यहाँ पे उसका 100 ml मार्क है तो यहीं। इसीलिए जो इसका आयतन होता है वो निश्चित होता है। और घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व कम होता है। क्यों? क्योंकि जो इसके जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके जो अणुओं के बीच जो दूरी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ठोस। तो इसीलिए जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका घनत्व कम होता है इन कंपैरिजन टू ठोस पदार्थ। तापमान की बात करें तो अगर द्रव पदार्थ है, द्रव को अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो ज़्यादा स्पीड से फैलता है। जैसे अगर मान लीजिए पानी है तो पानी को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। तो मतलब जो वो स्पीड से फैलना शुरू हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें दाब की, तो जो भी द्रव पदार्थ हैं, द्रव पदार्थों को दबाया जा सकता है, ठोस पदार्थों से ज़्यादा दबाया जा सकता है। जैसे ठोस पदार्थ में हम इसकी बात कर रहे थे तो इसको हम क्या दबा सकते हैं? नहीं। अगर हम एक सिरिंज का एक एग्जांपल लें, सिरिंज में हमने पानी भरा है और एक सिरिंज में हमने चॉक भरा है, तो चॉक क्या है आपका? ठोस पदार्थ है, और सिरिंज में जो पानी लिया है वो क्या है? द्रव। तो जब हम सिरिंज को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा, जो पानी जिसमें हमने लिया है वो जल्दी से दब जाएगा, बल्कि जिसमें हमने चॉक लिया है वो उस पर ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि अगर हम द्रव में दाब दे रहे हैं तो उसको थोड़ा आसानी से दबाया जा सकता है, ज़्यादा दबाया जा सकता है। अब बात करते हैं तरलता की। जब द्रव में जो भी अणु होते हैं उन अणुओं के बीच एक ससंजक बल कार्य करता है, उस ससंजक बल के कारण ही हम कहते हैं कि ये जो द्रव पदार्थ है वो तरल है। और ये तरलता जो है वो अलग अलग द्रव में अलग अलग होती है। अब जैसे अगर हम बात करें, द्रव जो है वो दो तरीके के द्रव होते हैं, एक होता है सांद्र और एक होता है तनु द्रव। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें जो भी सांद्र द्रव होता है, हमने यहीं पे बात की तरलता जो भी द्रव पदार्थ होता है उसमें तरलता होती है, लेकिन तरलता भी जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक सांद्र द्रव और एक तनु द्रव की तरलता। तो जो सांद्र द्रव होते हैं उसमें क्या होता है कि जो अणुओं के बीच जो गतिशीलता होती है वो धीरे होती है, और जो तनु द्रव होते हैं उनमें जो अणुओं के बीच की गतिशीलता होती है वो अधिक होती है। तभी तो जब हम शहद को, अगर आप शहद को बहने के लिए डालेंगे और दूध को भी, दोनों को अगर साथ में ऐसे हम बहने के लिए डालें तो क्या होगा, दूध जल्दी से बहता हुआ चला जाएगा, लेकिन जो शहद है वो धीरे धीरे बहेगा, क्योंकि जो उनके अणुओं के बीच जो गतिशीलता है वो अणु ज़्यादा गतिशील नहीं है इन कंपैरिजन टू दूध। इसीलिए शहद जो है वो धीरे धीरे बहता हुआ दिखता है, क्योंकि जो शहद के अणुओं के बीच जो ससंजक बल कार्य कर रहा है वो अधिक कार्य कर रहा है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे आकर्षण बल की। तो जो भी द्रव पदार्थ में जो अणु होते हैं उनके अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक स्थान होता है वो ज़्यादा होता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो ठोस पदार्थ थे उनके बीच में जो अंतराण्विक स्थान था वो कम था, इसीलिए वो एकदम पास पास थे और वो एक दूसरे को एकदम कॉम्पैक्ट किए होते। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके अणुओं के बीच में अंतराण्विक स्थान क्या है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो आकर्षण बल है वो कम लगता है। तभी जो द्रव पदार्थ में जो आकर्षण बल है वो कम, और जो ठोस पदार्थ है उसमें आकर्षण बल ज़्यादा होता है। द्रव पदार्थों में हम एक चीज़ और देखेंगे, विशरण। ठोस का द्रव में विशरण पॉसिबल है, द्रव का द्रव में विशरण पॉसिबल है, एंड गैस का द्रव में विशरण पॉसिबल है। ठोस का द्रव, जैसे द्रव मान लीजिए आपने पानी लिया, ठीक है, पानी में हमने ऐड किया नमक, सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है आपका?
ठोस है, पानी क्या है आपका द्रव है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ठोस का द्रव में विसरण पॉसिबल हो रहा है, वो मिक्स हो जाएगा आपका। फिर द्रव का द्रव में अगर हम बात करें पानी, फिर से पानी लेते हैं, पानी, और पानी में हमने ऐड किया मान लीजिए शहद, ठीक है, पानी में ऐड किया शहद, या फिर दूध, दूध में हमने ऐड किया पानी। दूध भी आपका क्या है, द्रव है, और पानी भी आपका क्या है, द्रव है। वैसे ही पानी क्या है, द्रव है, और शहद क्या है, पानी क्या है आपका, द्रव है, और शहद भी आपका क्या है, द्रव है। तो द्रव का द्रव में विसरण पॉसिबल है। वैसे ही गैस का द्रव में अगर हम बात करें तो मान लीजिए द्रव आपका है पानी, ठीक है, और गैस है मान लीजिए ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या है, पानी में ऑक्सीजन है, तभी तो जो क्या कहते हैं मछलियां हैं वो समुद्र में या नदी में जिंदा रह पाती हैं, क्योंकि उनको भी सांस तो चाहिए ही। तो पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी तो वो सांस ले पा रही हैं। तो इसका मतलब गैस का द्रव में विसरण पॉसिबल है। अगर हम विभाजनशीलता की बात करें तो द्रव में हम इसको बूंदों में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपको ये पूरा जो द्रव अवस्था है ये समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गैस अवस्था। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आकार की। तो जो भी गैस पदार्थ होते हैं, गैस पदार्थों का एक अनिश्चित आकार और अनिश्चित आयतन होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी बर्तन में अगर हम गैस को रख रहे हैं तो वो जिस भी बर्तन में हम रखेंगे उस पूरे बर्तन का ही शेप ले लेंगे। मतलब अगर हम मान लीजिए एक लिमिटेड क्वांटिटी, एक निश्चित क्वांटिटी का हम एक हवा हम डाल रहे हैं या गैस डाल रहे हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करें, एक लिमिटेड क्वांटिटी की हम डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, अगर हमने इसमें डाला तो वो यहाँ तक पूरी फिल हो जाएगी, ठीक है, इसमें डाला तो यहाँ तक फिल हो जाएगी, इस छोटे में डाला तो यहाँ तक पूरी फिल हो जाएगी। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि इनका आकार और आयतन जो है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि जो भी गैस पदार्थ होते हैं उनके जो अणु जो होते हैं, जो कण होते हैं, वो निरंतर स्वतंत्रता पूर्वक तीव्र वेग से इधर उधर गति करते रहते हैं, इसीलिए वो क्या होता है कि जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं वो उसी का पूरा शेप ले लेते हैं, ठीक है। घनत्व की बात करें तो इनका घनत्व तो बहुत कम होता है, क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, उनके बीच आकर्षण बल कम कार्य करता है, तो उनका जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तापमान की बात करें तो गैसों का भी अगर हम तापमान इंक्रीज करते हैं तो वो तेजी से फैल जाती हैं। जैसे कि हम खाने की बात करें, गर्म खाने की बात करें और ठंडे खाने की बात करें, तो ठंडे खाने का क्या होता है कि स्मेल आपको दूर से आती है नहीं, लेकिन गर्म खाने की बात, गर्म खाना होता है तो आपको दूर से स्मेल आने लगती है कि हाँ कुछ यमी सा पक रहा है या कुछ यमी सा बना के रखा हुआ है, और अगर स्टिल वो गर्म है तो इसका मतलब कि जब तापमान बढ़ता है तो गैसें जो है वो तेजी से फैलती हैं। दाब की बात करें तो अगर जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, उस बर्तन में अगर गैस भरी हुई है, तो अभी हमने बात किया कि जो गैस के जो कण होते हैं वो तीव्र वेग से स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गति करते हैं, और जब वो इधर उधर गति कर रहे हैं तो क्या होगा, वो बर्तन पे टकराएंगे, है कि नहीं। और जब वो बर्तन पे टकराएंगे तो वो क्या होगा, बर्तन पे टकराने पे वो क्या होगा, संवेग स्थानांतरण करेंगे, और जब संवेग स्थानांतरण करेंगे तो वो क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट करेंगे बर्तन की दीवारों पे, उसी को हम कहते हैं दाब, ठीक है। फिर हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा की। कोई भी जो पदार्थ है उनके अणुओं के ससंजक बल पे ही निर्भर करता है जो गतिज ऊर्जा होती है, और जो गैसों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक होती है, ठोस और द्रव से अधिक होती है, और जो गतिज ऊर्जा होती है वो तापमान बढ़ाने पे गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गैस में क्या होता है, गैस उसमें हर एक जो कण होते हैं, हर एक कण की एक स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है गतिज ऊर्जा में। इसीलिए जो भी हमारा गैस पदार्थ होते हैं उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी स्थितिज ऊर्जा थी पदार्थ के कणों की वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, तो गतिज ऊर्जा जो है ओवरऑल गैस की ज़्यादा हो जाएगी। आकर्षण बल अभी हमने बात किया कि जो भी गैस पदार्थ होते हैं उनके अणुओं के बीच दूरी बहुत ज़्यादा होती है, जब दूरी बहुत ज़्यादा होगी तो उनके बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत कम हो जाता है। ठोस और द्रव से बहुत ज़्यादा कम होता है इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है। तो इसका मतलब गैसों में हमने देखा कि जो आकार और आयतन जो होता है वो अनिश्चित होता है, घनत्व तो बहुत कम होता है, तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, ये तेजी से फैलते हैं। दाब का प्रभाव हमने देखा कि संवेग स्थानांतरण करते हैं, तो जो
दाब है गैसों में, गैस में दाब बहुत अधिक होता है। जो गैस पदार्थ होते हैं उनमें अणुओं के बीच में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। और जो गैस पदार्थ होते हैं, अभी हमने जैसे देखा कि ठोस पदार्थ क्या था, उनको कैसे विभाजित छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता था, और द्रव में क्या होता था, उनको बूंदों में विभाजित किया जा सकता था, लेकिन गैस को हम विभाजित नहीं कर सकते। तो गैस की बात करें तो गैस को ना बूंद में बदल सकते हैं, ना ही हम छोटे छोटे कणों में तोड़ सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको गैस भी पूरा समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो यहाँ पे हम एक बार देखेंगे तापमान परिवर्तन का प्रभाव करके देखेंगे और दाब परिवर्तन का प्रभाव करके देखेंगे कि जब हम तापमान परिवर्तन कर रहे हैं तब पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन आ रहा है, और जब दाब परिवर्तन कर रहे हैं तब पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो अगर हम बात करें जो पानी है, पानी एक ऐसा पदार्थ है जो कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में रहता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में रहता है। ठीक है, तो अगर हमने ठोस अवस्था में है तो मतलब बर्फ है, ठीक है, द्रव अवस्था में है तो मतलब पानी है, गैस अवस्था में है तो मतलब, ठीक है। तो अगर हमने बर्फ को गर्म किया तो क्या होगा, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब पानी को हमने और टेम्परेचर बढ़ाया तो वो क्या होगा, भाप बन के उड़ने लगेगा। तो जब हमने बर्फ को गर्म किया और वो द्रव में बदलना शुरू हुआ, इसको हम कहते हैं गलनांक। और जब जो द्रव है वो भाप मतलब उबलेगा, द्रव उबलने के बाद जब वो भाप बनना शुरू होगा उसी को हम कहेंगे क्वथनांक। ठीक है, तो यहाँ पे आखिर हो क्या रहा था, जब हम तापमान परिवर्तन कर रहे थे तो कैसे ठोस, द्रव गैस में कैसे बदलता जा रहा था। जब भी कोई, हमें पता है कि ये बर्फ है, बर्फ में छोटे छोटे अणु हैं और छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है पदार्थ। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, यहाँ से ऊष्मा मिली, एनर्जी मिली। ठीक है, तो इन कणों को एनर्जी मिली, इन कणों को जब एनर्जी मिली तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या हुई, बढ़ गई। जब उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो क्या हुआ, उनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा था, जब गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो उसको तोड़ने की उनके अंदर एनर्जी आ गई। तो क्या हुआ, वो उसको तोड़ के बाहर निकल गए और धीरे धीरे वो पानी बनने लगे। तो क्या हुआ कि कैसे आपका ठोस से द्रव में बदल गया। ठीक है, वो बाहर निकल गया। फिर अगर हम बात करें पानी की, तो पानी क्या हुआ, पानी आपका उबल रहा था, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपका क्या होगा कि जो भी पानी के जो अणु हैं उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी कि जो भी उनके कणों, पानी में जो कण हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो इतनी बढ़ जाएगी कि तो पानी के कणों के अंदर, जब पानी उबल रहा है आपका, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज, और ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, इन कणों को मिल रहा है, ये कणों के अंदर की जो ऊर्जा है वो बढ़ रही है, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। और गतिज ऊर्जा जब बढ़ रही है तो जो भी कणों से वो अटैच्ड हैं, आकर्षण बल है, वो आकर्षण बल को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। और यही जब पानी क्या होता है, पानी जो है वो वेपर बन के उड़ने लगता है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे बात करें कैसे हमने तापमान परिवर्तन करके देखा कि कैसे ठोस से द्रव से गैस में बन गया। फिर अगर हम इनको ठंडा करेंगे तो जब वाष्प ठंडा होता है तो क्या होता है, वो पानी के रूप में पानी बन जाता है, और जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है, आपका बर्फ जम जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैसे तापमान परिवर्तन करके हमने पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब भी हम बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो क्यों जिस भी बर्तन में रखा होता है या जो भी उसके अंदर का जो पानी होता है वो क्यों नहीं गर्म होता है, जब तक कि पूरी बर्फ आपकी गल नहीं जाती है और वो द्रव नहीं बन जाती है। फिर उसके बाद आपका पानी उबलना होता है, मतलब पानी उबलना शुरू होता है और जो आपका बर्तन होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वहीं पे बात होती है गुप्त ऊष्मा की, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपके बर्फ हैं वो बर्फ क्या करते हैं, उस ऊष्मा को ले लेते हैं, उस एनर्जी को ले लेते हैं, जो भी एनर्जी आपकी यहाँ से मिल रही है, और उसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। यहाँ पे आप टेम्परेचर तो आपको कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया हुआ है, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, लेकिन जो भी आपका जो बर्तन है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है।
क्योंकि जो भी आपके बर्फ हैं वो बर्फ क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को लेते जा रहे हैं और वो उस एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं अपने आप को गलाने में, अपने जो भी उनके पार्टिकल्स हैं उनको आकर्षण बल से मुक्त करने के लिए वो उस सारी एनर्जी को यूज़ करते जा रहे हैं। इसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पे आपने पढ़ा गलनांक, क्वथनांक और तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ऊष्मा होती है, ये ऊष्मा आपकी उस बीकर में या उस बर्तन में जो भी जो पदार्थ हैं उनके द्वारा वो छुपी रहती है। ये ऊष्मा जो है वो उसमें छुपी रहती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो अगर हम बात करें कि कैसे हम दाब परिवर्तन करके और टेम्परेचर चेंज करके हम कैसे किसी भी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी गैस है, किसी गैस को हमने एक सिलेंडर में लिया और उस पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। पहले जब थोड़ा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके कण थोड़े थोड़े पास आएंगे, फिर थोड़ा प्रेशर और बढ़ाएंगे तो कण थोड़े और पास आएंगे। प्रेशर जब हम और बढ़ाएंगे तो कण इतने पास आ जाएंगे कि वो क्या आ जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, हवा में थे, मतलब गैसियस स्टेट में थे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में। जब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा तो उस टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हम उसको ठंडक देंगे, और जब हम उसको ठंडक देंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाएगा और हमारा गैस से द्रव में कन्वर्जन पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे ही जो CNG और LPG गैस है वो कन्वर्ट किया जाता है और उसको हम सिलेंडर में भरते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे गैस से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये था दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो अब ये देख लेते हैं कि कैसे दाब परिवर्तन, तीनों अवस्थाओं का परिवर्तन। तो देखिए, जैसे कोई ठोस पदार्थ है, ठोस बर्फ है, वो द्रव में कन्वर्ट हो रही है। तो जो ये प्रोसेस हो रहा है, ठोस से द्रव में जो कन्वर्जन हो रहा है, उसको हम कहते हैं संगलन। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पे हो रहा है उसको हम कहते हैं गलनांक। ठीक है, फिर द्रव जो है, मतलब पानी जो है, वो जब ठोस बन रहा है, मतलब बर्फ बन रहा है, उसको कहते हैं जमना। ये तो पता ही है आपको। फिर अगर हम बात करें द्रव से गैस में कन्वर्जन, कभी कभी आप देखते होंगे कि द्रव को आप ऐसे खुला रख देते हैं तो क्या होता है, द्रव की क्वांटिटी कम होती जाती है। तो कैसे होता है कि हमने तो उसको गर्म भी नहीं किया, फिर भी वो कैसे कम होता गया। वहाँ पे वाष्पीकरण होता है कि जो भी आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे 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 वाष्पीकृत होते रहते हैं और वो द्रव से गैस में कन्वर्ट होते रहते हैं। उसी को हम कहते हैं वाष्पीकरण। और गैस से द्रव में कन्वर्जन को कहते हैं संघनन। तो जैसे कि ठंडियों के मौसम में आप देखते नहीं है कि पत्तों पे जल की बूंदें होती हैं, तो वो क्या है, संघनन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, एक कंडीशन होती है जिसमें जो हमेशा आपने देखा ठोस से द्रव में बदला, फिर द्रव से गैस में बदला, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि डायरेक्टली कोई पदार्थ जो होता है वो ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब कोई पदार्थ ठोस से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है जैसे नमक। नमक को अगर आप कुछ दिन ऐसे रख दें खुला तो हल्का हल्का वो उड़ जाता है। तो जैसे नमक हुआ, कपूर हुआ, ये आपके एग्जाम्पल हैं ऊर्ध्वपातन के। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया टोटल। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण आपका क्या होता है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण क्या है, एक सतही प्रक्रिया है। क्योंकि जैसे हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कि आपने पोछा लगाया है, पोछा लगाने के बाद आप हटते हैं तो क्या होता है, आपका पोछा जो है वो सूख जाता है, पानी जो है वो गायब हो जाता है। तो क्या होता है कि जब भी कोई सतह पे कहीं पानी होता है तो वो पानी गायब हो जाता है। तो इसका मतलब जो पानी क्या होता है, गायब हो जाता है, मतलब वाष्पीकृत हो जाता है। तो मतलब वाष्पीकरण जो है वो एक सतही प्रक्रिया है। और उसमें क्या होता है, जो तापमान होता है वो क्वथनांक पे भी नहीं पहुंचता। हम तापमान इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तापमान तो ऐसे वायुमंडलीय टेम्परेचर है जो भी है। तो उस तापमान पे ही जब द्रव जो है वो वाष्प में जब परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण के कारण ठंडक होती है। तो जैसे अगर हम बात करें, जब भी आप क्या होता है, गर्मियों के मौसम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास पानी गिराते हैं, छत पे पानी डालते हैं ताकि ठंडा हो जाए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो भी सतह पे जो पानी होता है वो पानी क्या करता है, वाष्पीकृत होना है उसको। तो वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए
ये सतह पे ये आपके पार्टिकल्स हैं। अब इनको वाष्पीकृत होना है। जब इनको वाष्पीकृत होना है और इनको पता है आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, लेकिन जो सतह पे जो जल है उन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो कम काम कर रहा है। तो उनको क्या करना है, जब उनको बाहर निकलना है, मतलब अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे। और वो एनर्जी कहाँ से लेंगे, अपने आसपास से लेंगे। और वो जब एनर्जी अपने आसपास से लेंगे, तो जब आसपास से एनर्जी लेंगे तो आसपास की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जब एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, कूलिंग होगी, ठंडा होगा। इसीलिए कि वाष्पीकरण, इसीलिए क्या होता है कि जब वाष्पीकरण होता है तो ठंडक होती है। और ये क्या होते हैं, इन्होंने अपनी एनर्जी बढ़ाई, आसपास से एनर्जी लेके और बढ़ा के जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको तोड़ के वो वाष्पीकृत हो गए। और वाष्पीकरण से कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए आपको ठंडक महसूस होती है। इसीलिए जहाँ भी ज़्यादा वाष्पीकरण होता है वहाँ पे ठंडक, इसी कारण वाष्पीकरण के कारण ठंडक होती है। ठीक है, तो अगर हम वाष्पीकरण के उदाहरण की बात करें तो गर्मी में कूलर अधिक ठंडा करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमने अभी बात की कि जो वाष्पीकरण है सतही प्रक्रिया है। यहाँ पे आपका पानी कंटिन्यूअसली गिर रहा होता है, सतह पे जो भी आपके पानी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पानी के पार्टिकल्स हैं तो क्या है, उनको वाष्पीकृत होना है। उनको वाष्पीकृत होने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि जो भी आकर्षण बल कार्य कर रहा है उनके कणों के बीच में, उससे उनको फ्री होना है। तो वो क्या होगा, एनर्जी लेंगे, तो अंदर से एनर्जी लेंगे। जब अंदर से एनर्जी लेंगे तो अंदर से एनर्जी लेंगे। जब वो अंदर से एनर्जी लेंगे तो क्या होगी, अंदर वालों की एनर्जी कम होगी। जब एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, ठंडक होगा। तो जब ठंडक होगा तो जो भी पंखे से हवा मिलेगी वो आपको ठंडी हवा मिलेगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गर्मी में छत पे पानी डालने पे छत ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है, क्योंकि आपने पानी डाला, पानी डालने पे क्या होता है कि आपकी दिन भर की जो छत है वो एकदम चिलचिलाती गर्म है, तो वो क्या होगा, जो भी पानी जो आपने डाला है वो पानी के कण क्या है, एनर्जी लेंगे। जब वो एनर्जी लेंगे तो क्या होगी, जो छत है उसकी एनर्जी कम होगी। जब इसकी एनर्जी कम होगी तो क्या होगी, ये तो वाष्पीकृत हो जाएगा एनर्जी लेके, लेकिन जब इसकी एनर्जी कम होगी तो ये क्या होगी, छत आपकी ठंडी हो जाएगी। इसीलिए आप गर्मियों में छत पे पानी डाल। फिर कपड़े धूप में जल्दी सूख जाते हैं, वही सतही प्रक्रिया है। और कपड़ों के ऊपर जो पानी है वो पानी की जो उनको इवेपोरेशन होना है तो उनको एनर्जी लेंगे। वो एनर्जी लेंगे तो आपके कपड़ों से लेंगे, और जब कपड़ों से एनर्जी लेंगे तो कपड़ा क्या होगा, आपका जल्दी सूख जाएगा। वैसे गर्मी में घड़े का पानी, घड़े में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो जब छोटे छोटे छिद्र क्या होते हैं, पानी जब आप भरते हैं इसमें तो वो पोर्स पे आ जाते हैं। और जब वो पोर्स पे आ जाते हैं तो अब सतही प्रक्रिया है, तो उनको जब इवेपोरेट होना है तो वो क्या होगा, एनर्जी लेंगे। एनर्जी क्या लेंगे, अंदर घड़े से लेंगे। घड़े में क्या है, पानी है, तो पानी क्या होगा आपका, उसकी एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो पानी आपका ठंडा हो जाएगा। इसीलिए गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। नमक का बनना क्या होता है, समुद्र में क्या, समुद्र के पानी में क्या है, नमक है। तो उसको क्या करते हैं, जब धूप पड़ता है तो जो भी पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है और आपका क्या बचता है, नमक बचता है। ठीक है, फिर है घर में पोछा लगाने पर पानी सूख जाता है। सेम वही प्रोसेस कि उनको वाष्पीकृत होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो नीचे फर्श से वो एनर्जी ले लेते हैं और जो पोछा है वो आपका और वाष्पीकृत होते जाते हैं, और जो पोछा आपने फर्श पे लगाया वो सूख जाता है और वहाँ पे ठंडक हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको वाष्पीकरण के सारे उदाहरण समझ में आ गए होंगे। फिर हम बात करेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो बेसिकली वाष्पीकरण को 4 कारक प्रभावित करते हैं। सतह क्षेत्र में वृद्धि, तो अभी तब से हम बात कर रहे थे। दूसरी है तापमान में वृद्धि, फिर आर्द्रता में कमी और वायु की गति में वृद्धि। सतह क्षेत्र में वृद्धि का एग्जाम्पल लें अगर, तो मान लीजिए अगर कप में चाय है और प्लेट में चाय है, तो जो प्लेट में चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी इन कंपैरिजन टू कप में चाय, क्योंकि जब उसका सतह चौड़ा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, मतलब चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जो उसके सतह पे जो भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होगी, एनर्जी लेंगे ना, अंदर से एनर्जी लेंगे। अंदर से जब वो एनर्जी लेंगे तो क्या होगी, आपकी चाय अंदर से ठंडी हो जाएगी। लेकिन जो कप होता है उसके जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे वो कम पार्टिकल्स होंगे, लेकिन जो प्लेट में जो सतह पे जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। इसीलिए प्लेट का जो चाय है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और कप का चाय देर में ठंडा होगा। तापमान में वृद्धि, इसका एग्जाम्पल वही, अगर मान लीजिए कि तेज धूप है, उस पर अगर आपने कपड़ा डाला तो आपका कपड़ा जल्दी से ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर धूप कम है तो क्या होता है कि आपका जो कपड़ा है वो जल्दी नहीं सूखता है, क्योंकि
तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण जल्दी होता है, क्योंकि जो भी आपके पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, उनको क्या है, एनर्जी चाहिए। तो उनको जब तापमान बढ़ेगा तो उनकी जो एनर्जी है ऑलरेडी बढ़ जाएगी और वो वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा। आर्द्रता में कमी क्या होता है कि अगर हम बात करें बारिश के मौसम में, तो बारिश के मौसम में ऑलरेडी आपके इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा जलवाष्प होता है, क्योंकि हमेशा ही हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें जलवाष्प होता है, लेकिन मौसम के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। लेकिन जब जलवाष्प ऑलरेडी आपके इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा होगा तो जो इवेपोरेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप और ज़्यादा नहीं खा सकते ना, या ग्लास पूरी भरी हुई है तो आप उसमें और डाल नहीं सकते ना। जब ऑलरेडी जलवाष्प है तो फिर से और जलवाष्प इन्वायरमेंट में नहीं जा पाएगा, इसीलिए इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि में क्या होता है कि ये बर्तन है, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है। जब तेज हवा बही तो क्या हुआ, इसको उड़ा ले गई, यहाँ पे एरिया क्या हुआ, फ्री हो गया, कोई जलवाष्प नहीं है, फिर से इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब वायु तेज होता है तो इवेपोरेशन भी फास्ट हो जाता है। इसीलिए सतह क्षेत्र में वृद्धि जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के, तापमान भी होता है इवेपोरेशन के, बट आर्द्रता में कमी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। वायु की गति में वृद्धि भी इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वाष्पीकरण भी पूरा समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमारी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाके वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। थैंक यू सो मच।